नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। इसके लिए भारत की एक टीम अमेरिका गई है और 8 जुलाई 2025 की आखिरी तारीख से पहले समझौता करने की कोशिश की जा रही है। इस डील में सबसे बड़ी अड़चन 2 मुद्दों पर है। अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और गाय का दूध भारत में लाने की अनुमति देना। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाए थे उन्हें हटाने की भी बात हो रही है। अमेरिका भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ एक डील करने के बाद ये संकेत दिया है। बताना होगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत में ट्रंप के बयान विवादित मुद्दा रहे हैं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने व्यापार रोकने की धमकी दी थी और इस वजह से भारत और पाकिस्तान जंग से पीछे हट गए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ेंगे तो अमेरिका किसी भी तरह की ट्रेड डील नहीं करेगा। बहरहाल ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा, हमने चीन के साथ ट्रेड डील पर दस्तखत किए हैं। हम हर किसी के साथ ट्रेड डील नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ बड़ी डील करेंगे। हम एक डील करने जा रहे हैं, शायद भारत के साथ, बहुत बड़ी। ट्रंप ने कहा कि हम भारत के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। चीन के साथ हमने शुरुआत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत के साथ बड़ी डील पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इस डील में क्या बड़ी बात है? क्या हम अपने कृषि क्षेत्र को खोल रहे हैं? क्या हम अपने छोटे और मध्यम उद्योग को खोल रहे हैं? क्या हम अमेरिका से इंपोर्ट को लिबरलाइज बना रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये क्या डील है? हमें वॉशिंगटन से सीज फायर और ट्रेड डील की बात क्यों सुननी पड़ती है? प्रधानमंत्री संसद को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 16 बार दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने के लिए एक व्यापारिक समझौते को औजार की तरह इस्तेमाल किया। अब उन्होंने घोषणा की है कि भारत अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता पर कुछ ही दिनों में दस्तखत होने जा रहा है। वो इसे बहुत बड़ी डील कह रहे हैं। उम्मीद है ये वाकई बड़ी डील हो, क्योंकि इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को अचानक बंद कर दिया गया था। जैसा कि अब साफ होता जा रहा है, भारत से जुड़े बेहद अहम फैसलों की जानकारी भी वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस से ही मिल रही है। बीजेपी ने अपने राज्यों में नए अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है और कई राज्यों में वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। शुक्रवार को पार्टी ने त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में अपने राज्य इकाई चुनावों की अधिसूचना जारी की है। साथ ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में संगठनात्मक चुनावों की निगरानी के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के आंतरिक चुनाव प्रभारी के लक्ष्मण की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पश्चिम बंगाल के चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को महाराष्ट्र और हर्ष मल्होत्रा को उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव 29 जून 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट पर जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR यानी विशेष जांच प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की, जिससे वोटर लिस्ट की गहराई से जांच होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए लोगों को वोटर बनने के लिए अपने माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण देने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को ऐसे कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। इस पर कांग्रेस ने कहा ये योजना धोखा देने वाली है और इसके पीछे गलत इरादा हो सकता है। सरकार के लाखों कर्मचारी ये तय करेंगे कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इससे गरीब और सामान्य लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। मार्च 2025 में चुनाव आयोग ने आधार से वोटर लिस्ट साफ करने का प्रस्ताव दिया था, जो ज्यादा ठीक तरीका था, लेकिन अब अचानक SIR क्यों लाई गई? कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग की घोषणा अपने आप में ये मानने जैसा है कि भारत की वोटर लिस्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे को तब जोर शोर से उठा रही है जब से वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन पार्टी का कहना है इस समस्या का जो इलाज चुनाव आयोग ने निकाला है वो खुद बीमारी से भी ज्यादा खराब है।
चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स की घोषणा के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो फरवरी में वोटर लिस्ट जारी हुई थी, अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से वोटर्स बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या ये संभव है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स लिस्ट बना लें? तेजस्वी ने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए दावा किया कि वो चाहते हैं कि गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। उन्होंने कहा कि इसमें साफ साजिश की बू आती है और इस साजिश में नीतीश कुमार और पीएम मोदी जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग अब गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। ममता ने सभी विपक्षी राज्यों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि हम बैटिंग शुरू कर चुके हैं, अब दूसरों को बॉलिंग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो एक साजिश के तहत 1987 से 2004 के बीच जन्मे वोटरों को निशाना बना रहा है। बता दें, चुनाव आयोग ने जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच जन्मे सभी वोटरों से नागरिकता का सबूत मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा ये सब कुछ एनआरसी को पीछे के दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। उन्होंने इसे एक स्कैम बताया और कहा यह बेहद खतरनाक कदम है। ममता ने यह भी कहा कि इससे बंगाल के गरीब, प्रवासी मजदूर, गांव में रहने वाले अनपढ़ और छात्र वोटर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास जरूरी कागज नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने कहा यह नियम बिहार सरकार को भेजा गया, लेकिन असली निशाना बंगाल है। उनका कहना है कि बिहार में बीजेपी की सरकार है और चुनाव नजदीक हैं, इसलिए वहां कुछ नहीं होगा, जबकि बंगाल में युवा वोटरों के नाम काटने की साजिश की जा रही है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने 26 जून को एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे, उन पर अब दोबारा विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, तब इन शब्दों को प्रस्तावना में नहीं रखा गया था। ये दोनों शब्द बाद में 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे। होसबोले ने सवाल किया कि समाजवाद हमेशा भारत के लिए जरूरी है? क्या ये विचारधाराएं हमारे देश के लिए शाश्वत हैं? उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पूर्वजों ने संविधान को कमजोर किया, आज वही लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, यह बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचती आई है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के नेता खुलकर ये कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। अब एक बार फिर से वो अपनी साजिशों में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। कर्नाटक के मैसूर से एक दिल दहला देने वाले मामला सामने आया है। कुरबारा सुरेश नाम के शख्स ने उस जुर्म की सजा काटी है जो उसने किया ही नहीं था। साल 2020 में उसकी पत्नी मल्लिगे के गायब होने के बाद पुलिस ने एक कंकाल मिलने पर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए जेल भेज दिया। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किए बिना पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन 20 महीने बाद बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब सुरेश की बीवी मल्लिगे एक होटल में एक आदमी के साथ खाना खाते हुए दिखी। मल्लिगे को सुरेश के एक दोस्त ने देखा और तुरंत पुलिस को खबर दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मल्लिगे को थाने लेकर आई। कोर्ट लाया गया और जब पूछताछ हुई तो सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। मल्लिगे ने कोर्ट में घर से भागने और दूसरे आदमी से शादी करने की बात कबूल की। उसने कोर्ट में कहा कि सुरेश के जेल जाने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। अब कोर्ट ने सुरेश को बाइज्जत बरी कर दिया और सरकार को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन सुरेश ने अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मांग है 5 करोड़ रुपए का मुआवजा और दोषी अफसरों पर कार्रवाई। कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार सुबह हुई। घटना 25 जून को हुई थी। पुलिस के मुताबिक वारदात कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई। आरोपियों में मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। मनोजीत मुख्य आरोपी है और कॉलेज का पूर्व छात्र है। बाकी के 2 कॉलेज के छात्र हैं। भाजपा ने मनोजीत के
तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े होने का दावा किया है। टीएमसी ने इसे माना, लेकिन कहा कि मोनोजीत सक्रिय मेंबर नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से मुलाकात की और भारत चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण और स्थायी तरीके से हल करने की जरूरत पर जोर दिया। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को स्थायी बातचीत और तनाव कम करने की तयशुदा योजना के जरिए हल करना जरूरी है। ये बात नई है, क्योंकि पहले दोनों देश के नेता सिर्फ भरोसा, समझदारी और सीमाओं पर शांति बनाए रखने की बात करते थे, लेकिन अब भारत की ओर से पहली बार स्थायी समाधान और जमीन पर ठोस कार्रवाई की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के मंत्रियों ने ये माना कि 2020 में गलवान घाटी में हुए टकराव के बाद जो अविश्वास पैदा हुआ है, उसे जमीन पर विश्वास बढ़ाने वाले कदमों से ही खत्म किया जा सकता है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि बातचीत के जरिए सीमा से जुड़े मुद्दों पर आगे भी चर्चा जारी रखी जाएगी, जैसे कि सेनाओं को पीछे हटाना, तनाव कम करना, सीमाओं की निगरानी करना और अंत में सीमा की ये स्पष्ट पहचान करना। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालेंगे। इससे पहले उद्धव ने 6 जुलाई और मनसे प्रमुख ने 7 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया था। उधर एनसीपी शरद गुट चीफ शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों को समर्थन दिया है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई नई भाषा शुरू की जानी है तो उसे कक्षा 5 के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। विरोध के बाद उन्होंने फैसले में बदलाव किया। कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले छात्र तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति सरकार का फैसला राज्य में लैंग्वेज इमरजेंसी घोषित करने जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी के भाषा के रूप में विरोध नहीं करती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे थोपने के खिलाफ है। राज ठाकरे ने 26 जून को कहा कि हमारी पार्टी एक रैली निकालेगी। सरकार को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र क्या चाहता है। महाराष्ट्र को अपनी पूरी ताकत दिखानी चाहिए। मैं बाकी राजनीतिक दलों से भी बात करूंगा। यह महाराष्ट्र में मराठी के महत्व को कम करने की साजिश है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.